में हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस फंड्स पर सवालिया निशान। अमेरिका में रवायती शादियों की शरह में कमी, वजूहात क्या हैं? नजर की ऐनक का मुतबादिल एक स्मार्टफोन ऐप। This is kind of high-end visual exercises. पाकिस्तान में गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के फैसले और उनके इस्तीफ़े के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की उस फहरिस्त में एक और नाम का इजाफा हो गया है जो अपनी मुद्दत वज़ारत पूरी नहीं कर पाए। जहां अमेरिका में कई माहिरीन और सियासी रहनुमाओं को इस वक्त पाकिस्तान में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़ली के हवाले से तशवीश है, वहीं पाकिस्तान के अंदर और बाहर कई हल्के एक नए वज़ीर-ए-आज़म के पुरअमन इंतखाब को पाकिस्तान के जमहूरी अमल के लिए खुश आइंद करार दे रहे हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के बाद खुद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इस पर रद्द अमल सामने आ रहा है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं, इसकी एक झलक देखिए जो तैयार की है हमारी इस्लामाबाद की टीम ने। सिटिंग गवर्नमेंट का आना मेरे ख्याल में एक नई कोई प्रेसिडेंट ये कायम करने जा रहे हैं जो कि एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी 45 दिन के बाद इनकी हुकूमत के टोटल मेरे ख्याल में 4 या 5 माह रह जाएंगे नए इलेक्शन से पहले और नए सेटअप जो इंटरम सेटअप के आने से पहले, तो उसके लिए इतनी एक्सरसाइज करना, इतना लंबा प्रोसेस करना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। पाकिस्तान में एक जमहूरी अमल शुरू हुआ है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक छोटा सा वक्त गैप आया था उसको 4 दिन में मुकम्मल किया गया और खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेजॉरिटी वोट से उनको इलेक्ट किया गया। ये जमहूरियत का हुस्न है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट में मुकाबला होता है। अभी एक महीने किधर इधर से हटा है, ये भी एक कुव्वत की बात है कि 45 दिन के अंदर भी हम वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं और 45 दिन के बाद भी। मुझे वो 40 दिन के लिए या 50 दिन के लिए नज़र नहीं आ रहे, मुझे वो नज़र आ रहे हैं एंड तक। जो उनके अच्छे काम होंगे उसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर वो गलत जाएंगे हमारा काम है अपोजिशन और हम वो करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA नफीसा खट्टर कह रही थी कि वो और उनकी जमात नए वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसीज़ पर नज़र रखेगी, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखना जमहूरियत के लिए बेहद अहम है। अगर मौशी पॉलिसीज़ की बात करें तो पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने इंतखाब के फ़ौरन बाद कहा है कि मौशी पॉलिसियों का तसलसल जारी रखना उनकी तरजीह होगी। ताहम पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ पर नज़र रखने वाले बहुत से माहिरीन इस तरीक़ेकार से खुश नहीं जिससे पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर काम होता है। ये शिकायत आखिर है क्या, आइए देखते हैं इस्लामाबाद से हमारे साथी मोहम्मद इश्तियाक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान तरक्याती मंसूबों के लिए मख्तस रकम में मुसलसल इजाफा देखा गया है और रवां माली साल के दौरान मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 1000 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों या पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखे गए। दूसरी जानिब मुआशी सूरत हाल में कदरे बेहतरी के बावजूद अब भी बजट खसारे को पूरा करने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों से पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ता है। इन हालात में बाज़ औक़ात तरक्याती मंसूबों के लिए रखे गए वसाइल उन मंसूबों या मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुंतकिल कर दिए जाते हैं जिन्हें हुकूमत अपनी तरजीह समझती है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो पिछले अभी ख़त्म नहीं हुए थे, कैरी फॉरवर्ड जिनको हम कहते हैं, वो चल रहे हैं और उसके साथ नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए, तो उसका जो खमियाजा होता है वो ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक नहीं पहुँच पा रहा होता। मुल्क के कबायली इलाकों में दहशतगर्दी और इसके खिलाफ किए जाने वाले फौजी ऑपरेशंस के बायस लाखों अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी। अगरचे हुकूमत के मुताबिक इन दर बदर होने वालों में से बेशतर वापस जा चुके हैं, लेकिन उनकी बहाली के मंसूबे अभी मुकम्मल नहीं हुए। शिकायत है कि IDPs की बहाली के लिए बजट में रखी गई रकम को सिक्योरिटी मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। फैसले जैसे कि मैंने कहा कि सियासी बुनियादों पर जब हो रहे होंगे तो ओपन मीटिंग में किसी भी को कन्विंस कर लेना या किसी का कन्विंस हो जाना या कहना कि अभी ये प्रायोरिटी में नहीं है, इसको पीछे भेजा जाए, तो वो करना बहुत पॉसिबल होता है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कौमी असम्बली और वजारत ख़जाना के साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी राना अफजल कहते हैं कि किसी एक मंसूबे से रकम मुंतकिल करने का तरीक़ाकार तय है
اور متعلقہ پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد ہی ایسا کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب فوجی آپریشنز کے باعث بے گھر ہونے والے قبائلی علاقوں میں بحالی کے کام سے اپنی بے اطمینانی کا اظہار کئی مرتبہ احتجاجی مظاہروں کی صورت میں کر چکے ہیں۔ ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام کو کے ساتھ جرگے بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہمارا مقصد ہے کہ کام بند کرو اور بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں گے، آپس میں مذاکرات کے ذریعے بند کریں گے۔ وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کے آخری مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ یہ کام رواں سال کے اواخر تک مکمل ہو جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اسلام آباد سے آپ نے ہماری رپورٹ دیکھی۔ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص بجٹ کا غیر ترقیاتی منصوبوں کی جانب رخ موڑ دیا جانا کس قدر غیر معمولی معاملہ ہے۔ اور عائشہ، اس کے علاوہ نیو یارک کے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان میں آنے والی سیاسی تبدیلیوں کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے ملک کی معاشی اور ترقیاتی پالیسیز پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عزیر یونس، جو معاشی مشاورت فراہم کرنے والے ایک ادارے آل برائٹ اسٹون برج گروپ کی انڈیا اور ساؤتھ ایشیا پریکٹس سے منسلک ہیں۔ ان کا کام خطے میں اپنے کلائنٹس کو طویل مدت کی ترقی کے لیے مشاورت فراہم کرنا ہے۔ ویلکم ٹو آور اسٹوڈیوز عزیر۔ تو عزیر، بات شروع کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ مختص کیے جاتے ہیں ان کو دوسرے پروجیکٹس پر لگا دیا جانا معاشی کارکردگی پیمانے پر کیسے نظر آتا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اکانومی پر؟ دیکھیے، یہ جو ہے ڈائیورژن جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستان کا مالی خسارہ جو ہے وہ ہر سال ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کا 3.8% تھا، لیکن اصل میں وہ 5% تجاوز کر گیا۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو آپ نے ڈائیورژن کرنی ہوتی ہے فنڈز کی، تو حکومت کی جو ترجیحات ہیں، روڈ بنانا، سڑکیں بنانا، وہ اس پہ تو فنڈز دے دیتے ہیں، لیکن جو وزیرستان میں جو آئی ڈی پیز ہیں ان کے لیے جو فنڈز ہیں وہ جو ہیں وہاں سے پیسے نکال کے دوسری چیزوں کی طرف استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ پاکستان کی مالی خسارے کی وجہ سے ہی یہ چیز کرنی پڑتی ہے حکومت کو۔ پاکستان میں آنے والی سیاسی تبدیلی کے پیش نظر نیو یارک بیسڈ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی یا فرم موڈیز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر پاکستان میں سیاسی غیر استحکام کی صورتحال زیادہ گمبھیر ہوتی ہے تو اس کے اثرات وہاں کی معاشی صورتحال پر بھی پڑ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو بھی ریکنسیڈر کیا جائے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی، موڈیز نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اور سیاسی جو ابھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا اکانومی پہ اثر ضرور پڑے گا، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خطرے معیشت کے بڑھتے جا رہے ہیں کافی مہینوں سے، اور حکومت کی ٹیم چاہے پرانی ٹیم ہو یا اب جو نئی ٹیم آئے گی وہ وہی کام کرے گی جو کرتی آئی ہے، لیکن جو خطرے ہیں جس میں پاکستان کا بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ ہے، پاکستان کے قرضوں کی صورتحال ہے، وہ اصل خطرہ ہے۔ اور موڈیز جو کہہ رہی ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں، وہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن یہ خطرہ جو اصل ہے وہ تجارتی خسارہ ہے اور پاکستان کے قرضے ہیں جن کی مالیت بڑھتی جا رہی ہے، اور جب تک اس چیز کو حکومت غور سے نہیں دیکھے گی تب تک پاکستان کی معیشت کو خطرہ رہے گا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی آپ نے جس سے کہا کہ کریڈٹ ریٹنگ، لیکن کسی ملک کی کریڈٹ ریٹنگ کا اس کی سیاسی صورتحال پر ڈپینڈنٹ ہونا، یہ جو چیز ہے کیا ملک کی اکانومی کی کمزوری ظاہر کرتا ہے کہ معاشی طور پر وہ ملک کمزور ہے؟ یوزلی اگر دیکھا جائے تو ملک کی کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ سٹیبل رہتی ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، لیکن پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ پاکستان کی معیشت کی کمزوری کا ہی ایک نشانہ ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے وہ کافی سالوں سے پاکستان میں ہوتا جا رہا ہے۔ ہر دفعہ جب سیاسی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، غیر سیاسی طریقے سے بھی تبدیل ہوتی ہیں، تو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ پر اس کا امپیکٹ ضرور آتا ہے، اور اگین پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے قرضوں کی ضرورت ہے، اور جب معیشت کمزور ہوگی اور آپ کو قرضوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہوگا، اور آپ انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں لوگ کہیں گے کہ آپ کا وزیر اعظم تو پچھلے مہینے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، تو وہ قرضے دینے میں گھبرائیں گے، اور جب وہ گھبرائیں گے تو معیشت اور کمزور ہوگی، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں جو ہے یہ ہوتا رہا ہے، اور یہ اس بار پھر لگتا ہے کہ یہی ہوگا اگلے 6 مہینے میں۔ عزیر، اگر پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف اس پروجیکٹ میں ذاتی طور پر بہت زیادہ انویسٹڈ تھے، اور وہ اس کا بہت حد تک کریڈٹ
खुद भी लेते थे। उनके जाने के बाद आप इस प्रोजेक्ट का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा जिस तरह चलता आया है। शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो अभी वज़ीर आज़म बने हैं वो भी काफ़ी इन्वॉल्व थे इसी CPEC प्रोजेक्ट में। तो मेरे ख़्याल में ये प्रोजेक्ट जो है आगे चलता जाएगा और टाइमली तरीके से चलता जाएगा। इसकी वजह यह है कि अगर ये प्रोजेक्ट में स्लो डाउन आया बिलखसूस पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो 2018 में जो इलेक्शन है, जो नून लीग का वादा है कि हम बिजली की लोड शेडिंग को पर काबू पा लेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। और इसी वजह से ज़रूरी है कि CPEC के प्रोजेक्ट्स आगे चलते रहें और मेरे ख़्याल में हुकूमत के नुमाइंदों को ये बात का एहसास है और वो उसे आगे चलाते रहेंगे। उज़ैर, जो मुआशी बहाली का जो वादा नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे, जो किया था उन्होंने अपने आने पर, आपके ख्याल में वो वादा वो पूरा कर पाए? नहीं, और इसकी वजह यह है कि उन्होंने जो वादा किया था कि बिज़नेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है और उसको मईशत को आगे लेके चलेगी, उन्होंने वो नहीं किया। अगर आप पाकिस्तान के बरामदात ही देख लें तो वो 25 अरब डॉलर थे जब वो हुकूमत में आए 2013 में, अब वो 20 अरब डॉलर से कम हो गए हैं। पाकिस्तान के कर्ज़े तकरीबन 15-60 अरब डॉलर से 75 अरब डॉलर पर चले गए। तो वो जो उनका वादा था वो मेरे ख्याल में पूरा नहीं हुआ है। उज़ैर, उम्मीद है कि ये डिस्कशन हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान में जो CPEC का मंसूबा है वो इसी तरह जारी रहेगा और हम देखेंगे कि इसके असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पर मुस्बत तरीके से मुरतब होंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आज अफगानिस्तान के मगरबी शहर हेरात में एक मस्जिद पर धमाका खेज मवाद की बड़ी मिकदार से लैस 2 खुदकुश बमबारों के हमले में कम से कम 29 अफराद हलाक और 40 ज़ख्मी हो गए। मकामी डॉक्टरों ने वॉइस ऑफ अमेरिका से 29 हलाकतों की तस्दीक करते हुए हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अफगान मीडिया ने मकामी हुकाम और ऐनी शाहिदीन के हवाले से कहा है कि एक खुदकुश बमबार ने खुद को मस्जिद के बाहर धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरे हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। मकामी लोगों का कहना है कि हमले के वक्त मस्जिद में कम से कम 1000 अफराद एक मजहबी इज्तिमा के सिलसिले में जमा थे। इससे पहले अफगानिस्तान में शिया इबादतगाहों पर हमलों की जिम्मेदारी दाइश की जानिब से कबूल की जाती रही है। एक रोज़ कबल दारुल हुकूमत काबुल में इराकी सफारत खाने पर भी हमला किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं वाशिंगटन की, जहां अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से रूस पर पाबंदियों का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर किया जा चुका है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने स्टेट डिपार्टमेंट की मामूल की एक ब्रीफिंग में अचानक शिरकत की। इस ब्रीफिंग के बारे में मज़ीद और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चलते हैं कैपिटल हिल, जहाँ मौजूद हैं नदीम याकूब। नदीम, क्या तफसीलात हैं इस ब्रीफिंग की और रेक्स टिलरसन ने क्या कहा? कांग्रेस की जानिब से ये जो बिल मंजूर किया गया है उसके जवाब में रूस ने मॉस्को में मौजूद अमरीकी सफारती अमले में ख़ासी कमी का हुक्म दिया है। रेक्स टिलरसन ने जब वजारत ख़ारजा में ब्रीफिंग के दौरान उनसे पूछा गया इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में, तो उनका कहना था कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इस बारे में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन को आला सफारतकार की हैसियत से 6 माह पूरे होने पर उन्होंने ज़राए अब्लाग के नुमाइंदों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और ख़ास तौर पर रूस के साथ अमरीका के ताल्लुकात के बारे में आगाह किया। टिलरसन ने कहा कि उन्होंने बारहा रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगे लावरोव को मुतनब्बे किया है कि उनके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और यही हुआ है। उनके ख्याल में गुज़श्ता हफ्ते कांग्रेस की जानिब से रूस के खिलाफ नई पाबंदियों की मंजूरी मददगार साबित नहीं होगी। अब कांग्रेस ने जिस तरह रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं, इस बारे में सदर और ना ही मैं ज्यादा खुश हैं। हम बिल्कुल वाज़ेह थे कि इससे हमारी कोशिशों को कोई फायदा ना होगा, मगर ये उनका फैसला है और मेरा ख्याल है कि सदर को ये फैसला मंजूर है और लगता है कि वो इस पर दस्तखत भी कर देंगे और फिर हम हालात के मुताबिक काम करेंगे। गुज़श्ता रोज जॉर्जिया के दौरे के दौरान अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने रूस के पड़ोसियों को यकीन दहानी कराते हुए जरा मुख्तलिफ लहजा अपनाया। हमारी वाबस्तगी के सबूत के तौर पर सदर ट्रंप रूस के खिलाफ पाबंदियों को सख्त करने की गर्ज से नए कानून पर दस्तखत करेंगे। अमेरिका रूस के साथ बामी ताउन और मुश्तरका मफादात पर मबनी तामीरी ताल्लुकात का ख्वाह है। ताहम सदर और कांग्रेस रूस को दिए जाने वाले पैगाम पर यकजा हैं। इन पाबंदियों को हटाने के लिए रूस को वो इक़दाम वापस लेने होंगे जिनकी वजह से ये ताज़ीरात लगाई गई हैं।
कैपिटल हिल पर अमेरिका की दोनों जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने सदर ट्रंप पर जोर दिया कि वो पाबंदियों के बिल पर बगैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन दस्तखत करें। इस बिल में शुमाली कोरिया के बारे में ताज़ीरात भी शामिल हैं। रेक्स टिलरसन ने ब्रीफिंग के दौरान शुमाली कोरिया को यकीन दिलाया कि अमेरिका शुमाली कोरिया का दुश्मन नहीं है, वो शुमाली कोरिया के साथ बातचीत का ख़्वाह है और इक़्तिदार में तब्दीली नहीं चाहता, ना ही हुकूमत गिराना चाहता है। जी सागर। नदीम हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स दे रहे थे, थैंक यू नदीम। पोलियो के मौजू पर बनने वाली एक पाकिस्तानी फिल्म सावन ने 3 आलमी अवार्ड हासिल किए हैं। इस फिल्म के बारे में मज़ीद जानिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और अब वक्त हुआ है वर्ल्ड व्यू का, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले कुछ अहम और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ। अमरीकी सेनेट ने महकमा इंसाफ के एक साबिक सीनियर ओहदेदार क्रिस्टोफर रे को भारी अक्सरियत से FBI का नया सरबराह मुकर्रर करने की तौसीक कर दी है। क्रिस्टोफर रे ने अमरीकी कानून साजों को बताया कि वो किसी फर्द से वफादारी का हलफ नहीं उठाएंगे और दबाव की सूरत में मुस्ताफी होना पसंद करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेज़ुएला में गिरफ्तार अपोजिशन रहनुमाओं की जल्द रिहाई का मुतालबा किया है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तार अपोजिशन रहनुमाओं की सेहत और हिफाजत की जिम्मेदारी वेनेज़ुएला की हुकूमत पर आयद की है। बैंकॉक की अदालत ने थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और उनके नायबीन समेत कई साबिक हुकूमती ओहदेदारों को अपने दौरे इख्तिदार में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम से बरी कर दिया है। मलेशिया में $1 मिलियन मालियत के नायाब हाथी दांत और जंगली जानवर पिंगोलन की खाल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट के वेयर हाउस से कब्जे में ली गई नायाब जंगली हयात दुबई के रास्ते नाइजीरिया और लागोस से मलेशिया लाई गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया के अक्सर मुल्कों में शादी को रवायती तौर पर अहम तरीन मुआशरती यूनिट समझा जाता है, लेकिन आज 21वीं सदी में माहिरीन कहते हैं कि रोज़गार की मुश्किलात, अखराजात में इजाफे और कई दीगर मसाइल ने शादी को बहैसियत इदारा कुछ कम मकबूल कर दिया है। अमरीका में शादियों की शरह में मुस्तकिल कमी आ रही है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। वॉशिंगटन पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में साल 1980 से शादियों की शरह में मुस्तकिल कमी आ रही है। आदाद-ओ-शुमार से ये जाहिर होता है कि साल 1870 से अब तक, जिसमें मुआशी ज़वाल का जमाना भी शामिल है, अमेरिका में शादियों की शरह सबसे कम है। मार्क स्टार्व्स और उनकी गर्लफ्रेंड सिंडी एडम्स अमेरिका की उस बढ़ती हुई आबादी का हिस्सा हैं जो शादी के बंधन में बंधना पसंद नहीं करते। हमें पहले एक इंसान के साथ रहकर देखना चाहिए, यही वजह है कि हमने शादी नहीं की। क्या इसका ये मतलब है कि ये लम्हा अमेरिका की तहजीब से मिटता जा रहा है? मेरा ख्याल है कि ये रिवाज खत्म हो रहा है। ज्यादातर लोग अब इस रिश्ते की जरूरत महसूस नहीं करते। कमाल नवाज वाशिंगटन DC में वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं और फैमिली लॉ के माहिर हैं। गुज़श्ता 15 साल से उन्होंने अमेरिका में रिवायती शादियों की शरह में मुस्तकिल कमी महसूस की है। अमेरिका में शादी का नजरिया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तब्दील होता जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शादी एक महंगा सौदा है जिसमें बहुत रिस्क भी है। शादी करने में पैसे का ज़िया हद से ज्यादा है। जहां एक तरफ तो शादी के अखराजात की वजह से लोग इस रिवाज से दूर भागते हैं, वहीं दूसरी तरफ शादी की नाकामी का डर भी शादियों की शरह में कमी का बायस है। 24 साल से शादी के रिश्ते से मुंसलिक रियासत मैरीलैंड के शहर लॉरेल की रिहायशी सियरा हर्नांडेस की हाल ही में तलाक हुई है। वो अपनी शादी की नाकामी की वजह खुद को करार देती हैं। इसमें बहुत दर्द है, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आप चाहते हैं कि काश आप उस लम्हे को वापस पा सकें जहां आप इस रिश्ते को सुधार सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अब भी अमेरिकन मुआशरे में कामयाब शादियों की भी कमी नहीं है। मैरीलैंड के रिहायशी रॉन और कैरोलिन गुज़श्ता 56 साल से शादी के रिश्ते से मुंसलिक हैं। शादी का मतलब है वफादारी। मुझे शादी के रिश्ते में बेवफाई पसंद नहीं। मुझे याद है जब हम जवान थे, मैं उनसे कहती थी कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकती। एक चीज जिसने हम दोनों को इतने साल साथ रहने में मदद दी है वो है इनकी बॉक्सिंग। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में गैर शादीशुदा लोग जिनकी उम्र 25 से 34 साल है,
उनमें से 34% लोग शादी करने से पहले मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहते हैं। रॉनी डनकन की रिपोर्ट के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA, वॉशिंगटन। मेडिकल साइंस का कहना है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको पढ़ने वाली ऐनक की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन अगर आप ऐनक नहीं लगाना चाहते तो आप अखबार या किताब को ज़रा दूर रखकर पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब आप स्मार्टफोन की एक ऐसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपका दिमाग वाज़े तौर पर करीब से देखने की मशक कर सकता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ग्लासेस ऑफ ऐप को इस्तेमाल करने के लिए नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है। इसके लिए 2 से 3 महीने तक हफ्ते में 3 बार रोजाना 15 मिनट के लिए इसकी ट्रेनिंग करना होती है। कंपनी के शरीक बानी शाय नोवेक का कहना है कि ये आसान नहीं है। This is, as I said, this is kind of high-end visual exercises that take, you know. ये जैसे कि मैंने कहा कि एक आला दर्जे की बसरी मशकें हैं जो आपको थका देती हैं। कहने को ये सिर्फ 15 मिनट हैं, लेकिन इन 15 मिनटों के बाद आपको 15 मिनट के लिए आराम करना पड़ता है। ये इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं, ऐनक पहनने की ज़रूरत से आज़ाद। आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए ये बहुत अहम है। जूडिथ श्वार्ट्ज जैसे लोगों के लिए इसका फ़ायदा है। मैं ऐनक के साथ रहना कबूल नहीं कर सकी। ये मेरे लिए एक झंझट थी। मैं इनसे जान छुड़ाने के लिए बेताब थी। ग्लासेस ऑफ ऐप ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। आज जब मैं कैफे में उम्र में अपने से 9 साल छोटे दोस्तों के साथ बैठी होती हूँ तो उन सबको ऐनक की जरूरत होती है, सिर्फ मैं ऐनक की मोहताज नहीं होती। ये ऐप ऐसी तस्वीर का इस्तेमाल करता है जिससे दिमाग का वो हिस्सा मुतहरिक होता है जो तस्वीर दिखाने का जिम्मेदार है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए दिमाग बसरी मालूमात मजीद जल्दी और मौसर तरीके से पहुँचाने का काम करना शुरू कर देता है, जिससे एक बूढ़ी आंख में कुदरती तौर पर पैदा होने वाली कमजोरी दूर हो जाती है। शरीक बानी यूरी पोलेट इस जानिब इशारा करते हैं कि हकीकत में हम आंख की बजाय दिमाग की मदद से देखते हैं। हम हकीकत में क्या करते हैं कि हम न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। हम न्यूरॉन्स की सलाहियत में इजाफा करते हैं ताकि हर चीज ज्यादा कारगर और तेज हो। इसकी बदौलत दिमाग एक वक्त पर ज्यादा तस्वीर देख सकता है और आप इसी दौरान मजीद ये अमल दोहरा सकते हैं। ये मजीद बासलाहियत होगा। अभी तक 1 मिलियन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और कंपनी का मंसूबा है कि वो इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर करे ताकि स्कूल के बच्चे, एथलीट और फौजी इसका इस्तेमाल कर सकें। फेड लैपिडस की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। बहुत इंटरेस्टिंग। और जनाब एक छोटा सा डिस्क्लेमर के पैकेज के शुरू में साकिब ने आपसे कहा कि अगर आपकी उम्र 40 साल हो और उसके बाद 40 से ऊपर अगर आपकी उम्र हो तो हो सकता है कि आपको नज़र की ऐनक की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन बाद लोगों को, साकिब जैसे लोगों को 40 से पहले ही ये ज़रूरत पेश आ जाती है। ये जो सिर्फ है सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन जैसे उन्होंने घड़ी, कैलकुलेटर, GPS और क्रेडिट कार्ड की जगह ली थी, लगता है कि अब ऐनक भी उतर जाएगी। बिल्कुल। और ये ऐप जो है क्योंकि स्मार्टफोन्स पर अवेलेबल होता है तो हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में इस साल स्मार्टफोन्स की तादाद जो है वो 4 करोड़ तक पहुँच जाने का इम्कान है। तो और ये था आज बिजनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा होपफुली। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमें बताइए कि आप इस शो में क्या देखना चाहते हैं। कल इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ नाइस इवनिंग। Welcome to English at the Movies, where we teach you American English